नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र भारत और चीन का, जिसमें आपको बताएंगे कि ताइवान पर हमले को लेकर अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी, संभल के रहने को दी है नसीहत। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वायुसेना दिवस पर अमित शाह ने दी बधाई, कहा बरकरार रहेगी पराक्रमी योद्धाओं की दहाड़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अमित शाह ने हौसला अफजाई की है वायुसेना की। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कनाडा में भी पाक सरकार के खिलाफ उठी आवाज, बलूच सिंधियों ने मिलकर किया पाक के खिलाफ कनाडा में प्रदर्शन। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ताइवान पर हमले को लेकर अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने चीन को ताइवान को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने बुधवार को चीन को आगाह किया कि वो ताइवान का बलपूर्वक विलय करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ताइवान में हमला करना बेहद मुश्किल साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अमेरिका इसका जवाब कैसे देगा। चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिजिन ने इस सप्ताह एक लेख में लिखा था कि अगर ताइवान अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करता है तो चीन को पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन की रॉयल नेवी का मुकाबला करने के लिए जिस तरह से जर्मनी तैयारी कर रहा था, वैसे ही चीन भी नौसेना को मजबूत करने में लगा हुआ है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा, समस्या ये है कि आइलैंड के बीच पर लैंडिंग बहुत ही मुश्किल होती है। ओब्रायन ने कहा, चीन और ताइवान के बीच 160 किलोमीटर की दूरी है। ताइवान पर हमला करना चीन के लिए आसान काम नहीं है। चीन ताइवान के नजदीक लगातार सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। अमेरिकी अधिकारी से सवाल किया गया कि अगर चीन स्वशासित ताइवान को सैन्य तरीके से अपने में मिलाने का फैसला करता है तो अमेरिका क्या करेगा। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इसे लेकर अभी साफ तौर कुछ नहीं कहा जा सकता है। अमेरिका ताइवान को अपनी सुरक्षा करने के लिए हथियार उपलब्ध कराता रहा है, हालांकि उसने ये कभी स्पष्ट नहीं किया कि चीन के हमले की स्थिति में वो सैन्य तरीके से दखल देगा या नहीं। ब्रायन ने ताइवान से मांग की कि वो अपना रक्षा बजट बढ़ाए और सैन्य सुधार लाने की कोशिश करे ताकि चीन की तरफ से होने वाले किसी हमले को रोका जा सके। ताइवान अपने रक्षा खर्च पर अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.2% ही खर्च करता है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा, आप सिर्फ जीडीपी का 1% रक्षा पर नहीं खर्च कर सकते हैं। ब्रायन ने कहा कि आप इस तरह से पिछले 70 साल से अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार कर रहे चीन से मुकाबला करने की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। अमेरिका के एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने भी मंगलवार को ताइवान के अगले साल तक रक्षा क्षेत्र पर 1.4 अरब डॉलर खर्च करने की योजना को अपर्याप्त करार दिया था। उन्होंने कहा था कि ताइवान को क्रूज मिसाइल, नेवल माइंस और फास्ट अटैक क्राफ्ट, मोबाइल आर्टिलरी और सर्विलांस सिस्टम में और ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वायुसेना दिवस पर शाह ने दी बधाई, कहा बरकरार रहेगी पराक्रमी योद्धाओं की दहाड़। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वायुसेना दिवस पर जवानों के साहस और उनकी दृढ़ता की सराहना करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अपने पराक्रमी योद्धाओं की दहाड़ बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शाह ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। शाह ने ट्वीट कर कहा, वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं। हमारे आसमान की सुरक्षा करने से लेकर विषम परिस्थितियों में सहायता करने वाले वायुसेना के बहादुर जांबाजों ने साहस और दृढ़ता के साथ देश की सेवा की है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार अपने पराक्रमी योद्धाओं की जोरदार दहाड़ बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कही ये बात। इसके साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बृहस्पतिवार को कहा कि राफेल, अपाचे और चिनूक विमानों को शामिल करने के साथ जारी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से भारतीय वायुसेना और ताकतवर सामरिक बल बनेगी। उन्होंने वायुसेना दिवस के अवसर पर कहा कि देश हमारे आसमान की रक्षा करने व आपदा राहत कार्यों और मानवीय सहायता पहुंचाने में असैन्य प्राधिकारियों की मदद करने के लिए भारतीय वायुसेना के योगदान का ऋणी रहेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कनाडा में भी पाक सरकार के खिलाफ उठी आवाज, बलूच सिंधियों ने मिलकर किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, बलूच लोग अपने समुदाय के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बर्बरता को उजागर करने के लिए यूरोप, उत्तरी अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लोगों पर बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ कनाडा के टोरंटो शहर में इमरान खान सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बलूच लोगों के साथ सिंधी मानवाधिकार कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने
प्रधानमंत्री इमरान खान से मांग की कि वह बलूच युवकों की हत्या और अपहरण पर रोक लगाए। प्रदर्शनकारियों ने इमरान सरकार से सैन्य अभियान पर रोक लगाने की मांग की। इस अभियान में बीते कुछ हफ्तों के दौरान दर्जनों बलूच युवकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नेताओं का सफाया कर दिया गया। हाल ही में इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के 45वें सत्र में भी उठाया गया था। बलूच लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मामले में दखल देने का आग्रह किया है। पाकिस्तान में सिंधी समुदाय भी इसी तरह के अत्याचार का सामना कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गोविंदाचार्य की याचिका पर मोदी सरकार ने कहा, सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों से निपटने को बनाए नियम। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह सोशल मीडिया मंचों पर फर्जी खबरों के खतरों से अवगत है और इससे निपटने के लिए इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस के तहत नियम बनाए गए हैं। इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस सोशल मीडिया मंचों को विनियमित करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उच्च न्यायालय से कहा कि फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों पर किसी भी गैरकानूनी सामग्री को अदालत के आदेश अनुसार या सरकारी अधिसूचना या वेबसाइटों के शिकायत निवारण अधिकारियों द्वारा उनकी नीतियों का उपयोग या शर्तों के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। आरएसएस के पूर्व विचारक के.एन. गोविंदाचार्य द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में मंत्रालय ने यह बात कही है। गोविंदाचार्य ने अपनी याचिका में केंद्र, गूगल, फेसबुक और ट्विटर और अन्य ऑनलाइन मंचों पर प्रसारित फर्जी समाचार और नफरत भरे बयानों को हटाने के साथ भारत में उनके नामित अधिकारियों के खुलासे करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर पीएम मोदी का जन आंदोलन, कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना का कहर हर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। रोज हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना रोकथाम के लिए ट्विटर पर एक जन आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट कर लोगों से आग्रह किया कि जब तक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोई टीका नहीं बन जाता तब तक उन्हें हर सावधानी बरतनी है और तनिक भी ढिलाई नहीं करनी है। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस से बचें, हाथ धोएं बार बार, सही से मास्क पहने, निभाएं 2 गज की दूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से बचाव संबंधी संदेशों के साथ तस्वीरें भी साझा की। इनमें वह खुद गमछा लपेटे हुए हैं और हाथ जोड़कर लोगों से बचाव का आग्रह करते दिख रहे हैं। अभियान को धार देने के लिए उन्होंने यूनाइटेड टू फाइट कोरोना हैशटैग का भी उपयोग किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ सफलता हासिल करेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई लोगों द्वारा लड़ी जा रही है, जिसे कोरोना योद्धाओं से मजबूती मिली है। उन्होंने कहा, हमारे सामूहिक प्रयासों ने कई जिंदगियां बचाने में मदद की है। हमें इस गति को बरकरार रखना है और इस वायरस से नागरिकों की रक्षा करनी है। मालूम हो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 से निपटने के लिए समुचित व्यवहार के बारे में बृहस्पतिवार को ट्विटर पर जन आंदोलन अभियान शुरू करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि कोरोना से बचाव का एकमात्र हथियार मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना और लगातार हाथ धोना है। उन्होंने कहा, इसी सिद्धांत का पालन करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर इन उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान को शुरू किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। निर्भय और ब्रह्मोस मिसाइलें LAC पर तैनात, चीन को भारत ने दिखाई सैन्य ताकत। जी हां दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच भारत ने अपनी सामरिक ताकत बढ़ा दी है। उल्लेखनीय है कि LAC पर करीब 5 माह से तनाव चल रहा है और कई जगहों पर तो भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। किसी भी युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने चीन सीमा के नजदीक लद्दाख में अपनी स्वदेश निर्मित निर्भय क्रूज मिसाइल की तैनात कर दी है। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम है। यह बिना भटके अपने निशाने पर अचूक वार करती है। यह 2 चरणों वाली मिसाइल है। पहली बार में लंबवत और दूसरे चरण में क्षैतिज। यह पहले पारंपरिक रॉकेट की तरह सीधा आकाश में जाती है और फिर दूसरे चरण में क्षैतिज उड़ान भरने के लिए 90 डिग्री का मोड़ लेती है। इस तरह यह अपने लक्ष्य को निशाना बनाती है। निर्भय मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पूर्णतया अपने दम पर बनाया है। इस मिसाइल में धीमी गति से आगे बढ़ने, बेहतरीन नियंत्रण एवं दिशा निर्देशन, सटीक परिणाम देने तथा रडारों से बच निकलने की क्षमता है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एडवांस सिस्टम लैबोरेटरी द्वारा विकसित की गई है। यह मिसाइल ठोस रॉकेट मोटर बूस्टर से सुसज्जित है। इसमें टबरे फैन इंजन लगा है जो इसे आगे बढ़ाता है। मिसाइल की निश्चित ऊंचाई और गति तक पहुंचने के बाद बूस्टर मोटर अलग हो जाता है। इसके बाद टबरे फैन इंजन आगे के प्रक्षेपण के लिए स्वयं ही कार्य करने लगता है। DRDO के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह मिसाइल रॉकेट से विमान और उसके पश्चात मिसाइल से मिसाइल में तब्दील हो जाती है। लॉन्च करने के बाद निर्भय मिसाइल का रॉकेट मोटर बंद हो जाता है और पंख बाहर निकल आते हैं। उड़ान के रास्ते को स्थिर करने के लिए निर्भय मिसाइल में आधुनिक कंप्यूटर लगाए गए हैं। धरती से दिए गए कमांड पर इसके पंख खुलते हैं। अपनी खूबियों के कारण यह शत्रु के रडार में दिखाई नहीं देती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अटल टनल से गुजरा सेना का पहला काफिला, लेह पहुंचना हुआ आसान।
जी हां दोस्तों, 3 अक्टूबर को अटल टनल के उद्घाटन के 4 दिन बाद यानी कि 7 अक्टूबर को इस सुरंग से सेना का पहला काफिला गुजरा। इस टनल से सेना का एक काफिला लेह के लिए रवाना हुआ। चीन के साथ तनाव के दौर में ये सुरंग भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित किए गए अटल टनल मनाली और लेह की दूरी को 46 किलोमीटर कम कर देता है। इसके अलावा इस टनल का इस्तेमाल करने पर ट्रैवल टाइम में 5 घंटे की बचत होती है। सूत्रों ने आज तक को बताया कि 7 अक्टूबर को इस टनल से अटल टनल से सेना का पहला काफिला गुजरा। सेना का ये काफिला लेह की ओर जा रहा था। इस टनल की वजह से भारतीय सेना के लिए लेह लद्दाख जाना आसान हो गया है। हालांकि चीन को ये टनल फूटी आंख भी नहीं सुहा रहा है। इस टनल का उद्घाटन होते ही चीन भारत को गीदड़ भभकी देने पर उतर आया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे एक आर्टिकल में लिखा है कि भारत को अटल टनल बनाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि इसका निर्माण सिर्फ सैन्य मकसद से किया गया है। इस टनल की कामयाबी से बौखलाए ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि जंग के वक्त खासकर सैन्य संघर्ष के दौरान इससे भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अखबार के मुताबिक पीएलए के पास इस सुरंग को बेकार करने के कई तरीके हैं। भारत और चीन के लिए यही बेहतर है कि दोनों एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहें। बता दें कि 9.2 किलोमीटर लंबे इस सुरंग को बनाने में भारत सरकार 3200 करोड़ की लागत आई है। ये सुरंग हिमाचल प्रदेश में मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ताइवान पर हमले के खिलाफ यूएस ने चीन को दी चेतावनी, अब जिनपिंग को बचकर रहना होगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने बुधवार को चीन को बलपूर्वक ताइवान पर फिर से कब्जा करने के किसी भी प्रयास को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि चीन बड़े पैमाने पर नौसैनिक निर्माण में लगा हुआ है। हालांकि उन्होंने इस पर अमेरिका कैसे प्रतिक्रिया देगा इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। रॉबर्ट ओब्रायन ने लास वेगस में नेवादा विश्वविद्यालय में एक घटना के बारे में बताया कि चीन बड़े पैमाने पर नौसैनिक निर्माण में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा संभवतः प्रथम विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन की शाही नौसेना के साथ प्रतिस्पर्धा करने के जर्मनी के प्रयास के बाद से कभी नहीं देखा गया। ओब्रायन ने चीन और ताइवान के बीच 160 किलोमीटर की दूरी और द्वीप पर कुछ लैंडिंग तटों की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके साथ समस्या यह है कि जल स्थल चर लैंडिंग बेहद कठिन है। उन्होंने कहा यह एक आसान काम नहीं है और ताइवान पर चीन द्वारा किए गए हमले के जवाब में अमेरिका क्या करेगा। उन्होंने कहा जब चीन ताइवान पर कब्जा करने का प्रयास करेगा तब यह देखना होगा कि अमेरिकी विकल्प क्या होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में पीएम मोदी करेंगे 20 रैलियां, एलजेपी के सामने होगी बड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार में पहले चरण के चुनाव में अब 20 दिन से भी कम समय बचा है। ऐसे में बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे को मैदान में उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। बिहार भाजपा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में 20 से ज्यादा रैलियां करेंगे। इन रैलियों में पीएम मोदी बिहार की उन सीटों पर भी प्रचार करेंगे जहां से चिराग पासवान के उम्मीदवार नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवारों को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पीएम मोदी इन रैलियों में एलजेपी पर हमला बोलेंगे, क्योंकि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान अभी भी कैबिनेट मंत्री हैं। बिहार बीजेपी से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां 20 अक्टूबर के बाद से शुरू होंगी। 15 दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 20 से ज्यादा चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इनमें से कुछ रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ मंच पर दिखाई देंगे। सूत्रों के मुताबिक चुनाव के घोषणा पत्र के जारी होने के बाद ये रैलियां शुरू की जाएंगी। जेडीयू के साथ सीटों के समझौते के बाद पीएम मोदी की रैली उन जगहों पर भी कराई जाने पर विचार किया जा रहा है जहां से केवल जेडीयू के ही उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं और बीजेपी वहां से अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि जहां जहां पर जेडीयू अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही है वहां वहां पर एलजेपी भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। जाहिर है कि पीएम की रैलियों से जेडीयू भी एलजेपी को सीधा जवाब देना चाहती है। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी एलजेपी पर किस तरह से हमला बोलते हैं या फिर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आईटीबीपी पर्वतारोहियों की एक और चोटी पर फतह, अब गंगोत्री 2 पर लहराया तिरंगा। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के इस दौर में भी आईटीबीपी के पर्वतारोहियों के हौसले बुलंद है। आईटीबीपी की पर्वतारोही दल ने कोरोना काल में दूसरे बड़े सफल पर्वतारोहण अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आईटीबीपी के पर्वतारोहियों की दल ने एक और चोटी पर फतह की है। आईटीबीपी के पर्वतारोही दल ने इस बार गंगोत्री 2 पर तिरंगा लहराया है। क्षेत्रीय मुख्यालय आईटीबीपी देहरादून के पर्वतारोहण अभियान गंगोत्री
गंगोत्री चोटी 2020 का 9 सदस्यों के दल ने 26 सितंबर को सफलतापूर्वक आरोहण पूरा किया। इस दल ने 9 सितंबर को उत्तरकाशी से अभियान की शुरुआत की थी। इस दल में कुल 56 सदस्य थे। इसके पहले 31 अगस्त 2020 को आईटीबीपी ने हिमाचल प्रदेश की लियो परगिल पर आरोहण किया था। इस बेहद चुनौतीपूर्ण अभियान का नेतृत्व किया डिप्टी कमांडेंट दीपेंद्र सिंह मान ने किया, जबकि सहायक कमांडेंट भीम सिंह टीम के डिप्टी लीडर थे। आरोहण दल में हेड कांस्टेबल राजेश चंद्र रमोला, कांस्टेबल प्रदीप पवार, सत्येंद्र कुंडी, हरिंदर सिंह, अशोक सिंह राणा, अरुण और गोविंद प्रसाद शामिल थे। आईटीबीपी ने अब तक 214 से ज्यादा पर्वतारोहण अभियानों का सफल संचालन किया है, जो इस पर्वतारोही बल का अनूठा और अद्वितीय रिकॉर्ड है। आईटीबीपी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सेक्टर मुख्यालय आईटीबीपी देहरादून से टीम के कुल 9 सदस्यों ने 26 सितंबर 2020 को दिन में लगातार 8 घंटे की चढ़ाई के बाद सुबह 8:20 पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी कर ली। टीम के सदस्यों ने बेहतर प्रशिक्षण लिया और कोरोना संकट की सीमाओं को लांघते हुए यह चढ़ाई पूरी की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को लगा एक और बड़ा झटका। निम और हिमवीरों ने फतह की एलएसी के पास 6 चोटियां। जी हां दोस्तों, भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चल रहे गतिरोध के बीच नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एलएसी के पास निम और हिमवीरों की संयुक्त पर्वतारोहण टीम ने 6 चोटियों फतह की है, जो सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी परिस्थिति में सेना और आईटीबीपी के लिए एलएसी पर पहुंचने के लिए ये रूट पहली बार खोले गए हैं। उत्तरकाशी जनपद से सटे एलएसी क्षेत्र में विषम परिस्थितियां होने के कारण आज तक कोई भी इन चोटियों और एलएसी के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाया है। इसी क्रम में पहली बार आईटीबीपी और निम की संयुक्त 21 सदस्यीय टीम ने एलएसी पर 5 अनाम सहित 6 चोटियों पर सफल आरोहण किया है। इतना ही नहीं, इस टीम ने एलएसी के वाटर शेड पर पेट्रोलिंग और पर्वतारोहण भी किया। बुधवार को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट ने मीडिया को यह जानकारी देते हुए बताया कि 19 सितंबर को आईटीबीपी और निम की संयुक्त टीम ने एलएसी पर स्थित अनाम चोटियों के आरोहण का अभियान शुरू किया था, जिसे वाटर शेड नाम दिया गया था। वाटर शेड वह क्षेत्र होता है जहां पर दोनों देशों की चोटियों का अंतिम छोर होता है। यहां एलएसी की लाइन मौजूद है। इस संयुक्त टीम ने 75 किलोमीटर के एलएसी के क्षेत्र का निरीक्षण किया। यह टीम माणा पास होते हुए बद्रीनाथ पहुंची। कर्नल अमित बिष्ट ने बताया कि रास्ता मालूम न होने के बावजूद निम और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने एलएसी पर 6100 मीटर ऊंची स्वरूप चोटी और 5 अनाम चोटियों, जिनकी ऊंचाई 6129 मीटर, 6007 मीटर, 6075, 6030 और 6025 मीटर है, फतह की है। यह पहली बार हुआ है कि उत्तरकाशी और चमोली से सटी एलएसी पर किसी संयुक्त टीम ने पर्वतारोहण के साथ पेट्रोलिंग भी की है। आईटीबीपी और निम की संयुक्त टीम ने आईटीबीपी के 18 अधिकारी और जवान, निम के प्रधानाचार्य और एक सूबेदार और हवलदार ने कर्नल अमित बिष्ट और आईटीबीपी की उत्तरी फ्रंट की डीआईजी आईपीएस अपर्णा कुमार के नेतृत्व में फतह किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी, कोरोना के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक बार फिर धमकी दी है। ट्रंप ने कोरोना महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि चीन ने दुनिया के साथ जो भी किया है उसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गौरतलब है कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कोरोना संक्रमित हैं। देश को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं चीन को बताना चाहता हूं कि कोरोना महामारी उसकी गलती है और उसे इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह अमेरिकियों की गलती नहीं है। अमेरिकियों को इसके लिए कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी। वहीं अपने एक वीडियो मैसेज में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना संक्रमित होना ईश्वर का आशीर्वाद बताया। ट्रंप ने कहा कि मैं एकदम सही महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि कोरोना संक्रमित होना भगवान का आशीर्वाद था। मैंने रेजेनरान दवा के बारे में सुना था और लोगों को लेने की सलाह दी थी। मैंने इस दवा का सेवन किया। यह अविश्वसनीय था। इसने शानदार काम किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह चीन की गलती थी और चीन ने इस देश और दुनिया के लिए जो किया है उसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। हम इस दवा को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए सेना की मदद ले रहे हैं और साथ ही लोगों में बांटा जा रहा है। यह दवा मुफ्त में मिलेगी। आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। कोरोना वैक्सीन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द से जल्द हमें कोरोना वैक्सीन मिलने वाला है। मुझे लगता है कि चुनाव से पहले वैक्सीन मिल जाना चाहिए था, लेकिन इस पर राजनीति हो रही है। ठीक है, वे अपना खेल खेलना चाहते हैं, इसलिए चुनाव के ठीक कोरोना वैक्सीन मिल जाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के खिलाफ आज से नए आंदोलन की शुरुआत, पीएम मोदी दिलाएंगे ये शपथ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना के खिलाफ नए जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस दौरान कोरोना संक्रमण से खुद और परिवार को बचाने के लिए आम लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। इस वायरस के संपर्क में आ चुके लोगों की संख्या 67 लाख के पार हो गई है। राहत की बात यह है कि देश में इलाज से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। सर्दियों और त्योहारों के मौसम में कोरोना का संकट विकराल ना हो जाए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी आज से जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जन आंदोलन के
जरिए मास्क पहनने, 2 गज की दूरी का पालन करने और लगातार हाथ की सफाई करने का संदेश दिया जाएगा। पीएम दिलाएंगे ये शपथ। देश में कोरोना के इलाज से ठीक होने वालों की दर 85.2% पहुंच गई है, लेकिन संकट और ना बढ़े इसलिए पीएम एक बार फिर लोगों को जागरूक करेंगे। पीएम की इस नई मुहिम के दौरान नए जन आंदोलन के माध्यम से 135 करोड़ देशवासियों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई की शपथ दिलाई जाएगी और देशवासी कोरोना से बचने और अपने परिवार को बचाने का प्रण लेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में शांत हो रही है कोरोना की पहली लहर, पीक से 20% की गिरावट, डबलिंग रेट में भी सुधार। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए केसों की संख्या में लगातार आ रही गिरावट से माना जा रहा है कि देश में महामारी की पहली लहर अब शांत पड़ने लगी है। साप्ताहिक औसत देखें तो लगातार तीसरे सप्ताह इसमें गिरावट आई है। हालांकि एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि त्योहारी मौसम में यदि लोगों ने लापरवाही बरती तो कर्व एक बार फिर ऊपर की ओर मुड़ सकता है। भारत प्रतिदिन के केसों के 7 दिनों का औसत 16 सितंबर 93,617 था, जो कि अब तक का सबसे ऊंचा स्तर था। इसके बाद से कोरोना के नए केसों में लगातार गिरावट आ रही है और बुधवार को एक सप्ताह का औसत 74,623 रहा, यानी पीक से 20% नीचे। इसका मतलब है कि देश में कोरोना केसों के डबल होने की रफ्तार में पिछले महीने के मुकाबले काफी सुधार हुआ है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।